एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि आवाज नहीं आई थी तो ये सेशन थोड़ा सा बीच में हमने 10-15 दिन के लिए क्लासेस होल्ड करी थी और आपको बताया भी था, सूचित भी किया था, क्योंकि यूपी में पहली बार फार्मासिस्ट कितनी बड़ी वैकेंसी आई थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बड़ी थी, तो इसलिए थोड़ा सा होल्ड करके उनको जरूरत थी तो हमने उनको जो सपोर्ट किया। नाउ इट्स योर टर्न। तो बहुत सारे बच्चे डेली एडमिशन ले रहे हैं। अभी आप देखोगे यूपी में यूपीपीएससी के थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, उसके अलावा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से झारखंड की वैकेंसी आई हुई है, और मेरी लाइफ की, जबकि मेरी उम्र अभी 35 साल हो चुकी है, मेरे इस पूरे उम्र की सबसे बड़ी जो वैकेंसी आई है 186 पोस्ट जो है यूपीएससी के थ्रू आपको। सो यू आर लकी कैंडिडेट्स। मैं लकी नहीं हूं क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला, एज निकल गया उसमें, ठीक है। लेकिन उसका कोई मलाल दुख नहीं है। मैंने बहुत सारे 2015 का एसएससी कर्नाटका केरला उधर बीडीआई का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, फिर फार्मासिस्ट का 2016-17 के आसपास 2015 में एक और एग्जाम निकाल रखा है। हाल फिलहाल में यूपीपीएससी लेक्चर की तरफ से एग्जाम हुआ था 2021 वाला, फाइनली सिलेक्टेड उसमें भी हूं। तो बहुत सारे 2010 से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, तो वो सारा अनुभव मैं आपसे साझा करने वाला हूं। मैं आपको बार बार बता दूं कि हमसे बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म हैं ऑलरेडी, नंबर्स में हमसे बड़े हैं, रिसोर्सेज में हमसे ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी जितना हम सिलेक्शन दे देंगे शायद वो नहीं दे पाएंगे। ये बात हमने प्रूफ बहुत पहले भी किया है। तो सिलेक्शन के मामले में हमने हमेशा मात दी है, चाहे वो बड़े प्लेटफॉर्म हो चाहे छोटे हो। हम लोग यहाँ पर कम है क्वांटिटी में, लेकिन जो है हम लोग बेस्ट करते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। कई बार मेरे को लेके क्रिटिसिज्म भी होता है कि सर आप कभी कभी इकलौते उस बैच में डील करते हो। हम लोग अभी जो है 4 से 5 फैकल्टीज हम लोग डील कर रहे हैं अलग अलग बैचेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलते हैं और बेस्ट पढ़ाते हैं हम लोग। डीआई के बैचेज में और जो फार्मासिस्ट के मेजर बैचेज होते हैं उनमें ज्यादातर मेरा रोल होता है। तो मेरे चेहरे की आप आदत डाल लो। और कई सारे ऐसे बैचेज में जो थोड़ा सा पहले लॉन्च हुए, जैसे यूपी वाले बैच, झारखंड वाले, उसमें मैंने जो है जूरिस्प्रूडेंस और फार्माकोलॉजी जो है स्टार्ट के एंटी कैंसर वगैरह उसमें मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इस चेहरे की आदत डाल लीजिए। बिहार ड्रग इंस्पेक्टर हो, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर हो, अकेला मैंने पढ़ा के 2030 वाला एग्जाम रैंक 1 दिलाया है। तो आप इस टीचर को हल्के में नहीं ले सकते, ये तारीफ वाली बात नहीं है। अपने बारे में बताना जरूरी है ताकि आपको आइडिया रहे कि आप किस मेंटर से पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, क्या है आखिर उसमें, कितना दम है उस टीचर के पास। अभी मैं जो बात कर रहा था कि वॉइस और इको का इशू जिन लोगों को आ रहा है, आपको सीधे सीधे करना चाहिए रिफ्रेश, या फिर एप्लीकेशन आपको करना चाहिए दोबारा से अपडेट, तब ये इशू आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस अभी बता देता हूं। थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस किस एग्जाम को। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का टारगेट कर रहे हैं, सेम वही बच्चे यूपीपीएससी में भी टारगेट कर रहे हैं, सेम वही बच्चे जेपीएससी में भी टारगेट कर रहे हैं, राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है। सो बहुत सारी चीजें आने वाली है इसमें। तो आप बताओ कौन सी वैकेंसी आप टारगेट कर रहे हो फिलहाल अभी आप, ठीक है। एक कोर्स से बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरा लिखो। अभी एक एक करके डिस्कशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है। खुशबू इज देयर, यूसुफ अंसारी इज देयर, प्रतिभा जी इज देयर, जनल जी इज देयर, विकास जी इज देयर, रवि जी इज देयर, प्रशांत, दिव्यांश कुमार सिंह, ठीक है। चलिए यूपीएससी और यूपीपीएससी जरा मैं देख लूं तो मैं उसी हिसाब से स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करूंगा। यूपीएससी, यूपीपीएससी और कौन क्या क्या एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। जो मेरी जानकारी है कि अभी यही फिलहाल एज ऑफ नाउ, जब ये वीडियो पुरानी हो जाएगी तो शायद और भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ यही टारगेट कर रहे हैं लोग। और बताइए प्रशांत के अलावा और कौन टारगेट कर रहा है, डिस्कशन करिए। मुझे डिस्कशन करने वाले पसंद है, बाकी लोग नहीं पसंद है। हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, ठीक है। चलिए और कुछ, झारखंड एंड एम्स फार्मासिस्ट, ठीक है। जीपीएससी डीआई वाले लोग भी हैं, जीपीएससी डीआई और एम्स का भी टारगेट कर रहा है अभी, एम्स सीआरई 5, ठीक है। सीआरई 4 में भी आ रखा है, मैंने दे रखा था, लेकिन मुझे सीट नहीं खाना था इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे, ताकि बच्चा, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी है तो मैं सीट नहीं खाता। आरएमएल भी देना है, ठीक है। चलिए यूपीपीएससी, तो एक मोटी मोटा अगर देखा जाए तो यूपीएससी टारगेट कर रहे हैं। और क्यों ना टारगेट करे सारे एग्जाम्स, क्योंकि ये सब सारे सेंट्रल हैं और कुछ स्टेट के। ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स की अगर आप सेंट्रली टारगेट कर रहे हो तो आप यूपीपीएससी भी, यहां भी सब पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं, तो ये मिला जुला आपको दिखाई देगा। लेकिन इन सब में सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। याद रहे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो न्यू हैं, जिनकी ये पहली क्लास है, कुछ ऐसे बच्चे जो ओल्ड हैं जब क्लासेस रिज्यूम हुई थी, ठीक है। तो ये जनरल डिस्कशन की है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके तैयारी की दशा और दिशा निर्धारित करेगी और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देगी और आपके
अब यही इंपॉर्टेंट है, मार्गदर्शन, गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म डाला है, कौन सा बैच आपको फॉलो करना होगा यूपीएससी के लिए? ठीक है, खुशबू अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, जब इतने सारा तजुर्बा मैं लेके बैठा हुआ, खुद डीआई का एग्जाम क्वालिफाई करके बैठा हुआ हूं, यूपीएससी का तो मुझे भरने का मौका नहीं मिला, 2015 के आसपास एक ही आई थी, अब तो मेरी उम्र ही निकल गई। तो आप बहुत लकी कैंडिडेट हो, ये मेरे लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो 2010 से जब मैं इस फील्ड में हूं, तो वो अनुभव मैं आपसे का शेयर करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है तजुर्बा और अनुभव, इसलिए जरूरी करना है क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम खुद गलती करें और खुद सीखें। आपको मेरी गलतियों से सीखने की जरूरत है। मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर भी रहा हूं, हजारों बच्चों की जिंदगी में बना चुका हूं। एक इकलौता आदमी, अभी तो टीम है डेडिकेटेड, एक इकलौता आदमी हजारों फार्मेसिस्ट बना चुका है। कम से कम 100 प्लस डीआई हैं अलग अलग स्टेट में। गुजरात में आप चले जाओ, बिहार में चले जाओ, आप यूपीएससी के डीआई चले जाओ। पिछली बार वाले जो यूपीएससी 2019 वाला था, उसमें भी सिलेक्टेड बहुत सारे लोग। ठीक है, सॉरी 2023 वाले में। ठीक है, चलिए, यूपीडीआई, गुड इवनिंग। अब सीखिए, थोड़ा सा सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीआई का मेरा तजुर्बा रहा है, जो अब तक मैंने सीखा अपने तजुर्बे से, वो ये कहता है कि आपको ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट पे फोकस करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप 4 जगह अगर कोचिंग ले रहे हो, आप बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। 1 से 2 रिसोर्सेज ले सकते हो, डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। यही आपकी बर्बादी का कारण है, क्योंकि एग्जाम आप पढ़ाई तक नहीं रह गया, इट्स अ मेंटल गेम, जो मैं अब समझ पाया हूं। आप यहां वहां परेशान होगे, लास्ट टाइम इट विल कॉज पेन। आप यहां से किताब, वहां से कोर्स, एक ही आदमी 4 जगह कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वो अलग से कोलोजी नहीं पढ़ा देंगे। हाँ, पढ़ाने का तरीका सबका अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर टूटैक्सो जो जाना जाता है, अपने सिलेक्शन के लिए जाना जाता है, सबसे कम पैसे में 599, 699 मैंने यूपी का बैच पढ़ाया हुआ। आप देखना कितने हजारों सिलेक्शन आने वाले हैं उसमें। ठीक है, 564 सीट है, उसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन आ जाएंगे, और उसके बाद उस बैच से पढ़ के कितने और सिलेक्ट होने वाले अदर एग्जाम्स में, हजारों में सिलेक्शन आएंगे उस बैच को पढ़ के बच्चों के। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डीआई के एग्जाम में यू नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। ये आपको हमेशा करना है, और कॉन्सेप्ट हमेशा आदत डालनी आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की और सेल्फ स्टडी, अगर आप डीआई के लिए जा रहे हो तो। जब तक आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे, रोड छाप किताबें पढ़ोगे, रोड छाप ही ज्ञान होगा और सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप ये सोचो कि कोई मोटी सी एक सिंगल हैंडेड बुक निकाल के आपको डीआई बना दे, उनसे लिखवा लेना कि सर आप लिख के दे देंगे कि हम डीआई बन जाएंगे, कभी जिंदगी में आप नहीं होने वाले हो। इसीलिए हमने कभी सिंगल शॉर्ट बुक नहीं लॉन्च किया, और मार्केट में जितनी हमने बुकें एनालाइज की, सब फैक्चुअल है। हाँ, बुकों से हो सकता है कि 2-4 फैक्ट आपके एंडरच हो जाए, 2-4 नंबर बढ़ जाए, बट ये कह दो कि नहीं बुक पढ़ के, एक सिंगल हैंडेड बुक पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, तो पागल नहीं है जो 4 साल भी फार्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मूर्ख बनाने वाली स्थिति है। हाँ, अगर वो बुक डिटेल्ड में है, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट क्लियर है, एमसीक्यूज के साथ है बकायदे, पूरा प्रॉपरली विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीक्यूज, देन दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिसोर्स। तब वो आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन केवल फैक्चुअल क्वेश्चंस दे दे, आंसर दे दे, उस बुक का कोई यूज नहीं है। केवल फैक्ट बुक में लिख दे, उसका कोई यूज नहीं है। देयर इज नो सच यूज। तो आप दिमाग में फिट कर लो कि सिंगल हैंडेड बुक से सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। बी वेरी क्लियर, उससे फैक्ट्स एनरिच हो सकते हैं, नंबर आपका बढ़ सकता है। एक बात। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसका यह कतई मतलब नहीं कि आप सारी किताबें उठा के खरीद के पढ़ने लग जाओ। आपके पास भाई बी फार्मा का अगर कोई अच्छा एस्पिरेंट होगा ना, उसके पास पुरानी किताबें पड़ी होंगी, जैसे केडीटी पड़ी होगी आपके पास, लैकमैन पड़ी होगी, रेमिंगटन पड़ी होगी। आज भी मेरे पास किताब, आप बगल में देखो, पूरी किताब पड़ी, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख की किताबें यहां पड़ी हुई है। भाई मुझे पढ़ना पसंद है किताबें, तो नॉलेज अगर एनरिच करना है तो आप खरीदने मत लग जाओ। आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हम सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा देंगे, आपके पास है तो अच्छा है। जबरदस्ती आपको खुद नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़ाएंगे वो मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ाएंगे। मैं प्राइमरी रिसोर्सेज हमेशा प्रेफर करता हूं, गवर्नमेंट की वेबसाइट, ऑथेंटिक डेटा, रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल, इन सब से। किताब बहुत कम पढ़ता हूं, ना के बराबर, अनटिल अनलेस वो स्टैंडर्ड किताब है। तो कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, सपोर्टेड बाय फैक्ट्स और साथ साथ अपडेट्स। इन 3 चीज पर अगर फोकस करोगे तो आपका डीआई एग्जाम आराम से आप निकलेगा। जो मैं अब तक सीख पाया हूं, जो अपनी जिंदगी में पिछले 2010 से 15-16 साल से जो मैं सीख रहा हूं, गुजरा हूं इस फील्ड में, वो ये कहता है कि अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम निकालना है तो कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं हो कि बस लंबा तंबा पढ़ लिया और ऐसे हो गया, नहीं। क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो आ रहा है। अब वो बहाना नहीं चलेगा कि नहीं आ रहा तो स्किप कर देते, छोड़ देते। नाउ यू पीपल आर मैच्योर,
आप बहुत सारे इसमें से बहुत सारे लोग मेरे से बड़े होंगे उम्र में, बहुत सारे लोग छोटे होंगे मेरे से उम्र में, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तथ्य फैक्ट्स को क्या करो, एनरिच करो फैक्ट से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल आ रहे हैं। अपडेट्स, साथ साथ अपडेट, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट जा रहे हो आप, रेगुलेटरी ब्रांच में जा रहे हो जहां पर चीजें इन्फोर्सिंग बॉडी की तरह काम कर रहे हो। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका मेन एक्ट है, उसी के तहत आपका नियुक्ति हो रहा है, उसी के तहत आपको पावर मिल रही है और उसी को एग्जीक्यूट करना है आपको, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को हर जगह। तो पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, जो भी आपको शक्तियां मिल रही हैं, जो भी आपको सारी चीजें, द होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। बिल्कुल आंसर करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं परचेज करना सारी किताबों को, मैं यही बता रहा हूं। तो पहला आउटपुट, पूरी प्रिपरेशन को एक ही डायरेक्शन में, कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड अपडेट्स, ये तीन तथ्य पे हम चलेंगे। मैं इसी फैक्ट पे पढ़ाऊंगा और आपको भी इसी फैक्ट पे पढ़ना है। जब आपने मुझे एज सक्सेस पार्टनर चुना है और जब आपका मेंटर क्वालिफाइड है, बहुत सारे एग्जाम्स में आज भी रिलेवेंट है, सर मैंने 2015-14 के एग्जाम निकाला उसके बाद नहीं निकाला, आज भी अभी यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक अच्छे लेवल 10 की पोस्ट होती है, वो काफी अच्छी पोस्ट होती है वो, ठीक है। और कई जगह पर क्लास बी में है, कई जगह पर क्लास ए में भी आती है वो पोस्ट। स्टैंडर्ड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, हम अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो पुरानी है तो वो पढ़ लीजिए, या फिर आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस अगर है तो प्लीज गो फॉर लाइब्रेरी। खुद से 4-5 हजार 10 हजार रुपए खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप संपन्न है इकोनॉमिकली, आप कोई दिक्कत नहीं, 2-3 किताबें आपके पास होनी चाहिए, जैसे रेमिंगटन होने चाहिए, लैकमैन होने चाहिए, केडीटी होने चाहिए, जूरिस्प्रूडेंस के एनके जैन साहब की किताब होनी चाहिए, 3-4 किताबें आपके पास बेसिक सीके कोकाटे की कोनोसी होनी चाहिए। ये 4-5 किताबें अगर आपके पास हैं, संपन्न है आप तब, ठीक है। ये और सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, बिना इसके नहीं होगा। मैं आपको 3 से 4 घंटा ही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, उससे ज्यादा आपका काम है। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करेंगे और दोनों का एक ही एम है, तो उस पर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये वाली बात। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने अपने तजुर्बे सीखी है, मल्टीपल रिवीजन नहीं करना है आपको, मल्टीपल रिवीजन करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं यूज करना है, मल्टीपल रिसोर्सेज। आज ड्रग इंस्पेक्टर जैसा एग्जाम, मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्रैक कर रखा, मेंस दे रखा है, तो आपको एक फार्मेसी का ऐसा टीचर जहां पर वर्सेटिलिटी दिखेगी, जीएस भी तगड़ा आपको दिखाई देगा। तो मैं आपको यूपी वाले जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, मैं जीएस भी आपको तगड़ा पढ़ाने वाला, मेरे हाथ के जीएस पढ़ना भूल जाओगे आप कई सारे यूपीएससी टीचर। तो मल्टीपल रिसोर्सेज से बचना है, 1 से 2 रिसोर्सेज हो सकते हैं, बट डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज। आपको लास्ट में ऐसे ऐसे अपने आपको करना है, ऐसे नहीं करना है। तो आज का एग्जाम अब माइंड गेम हो गया, पढ़ तो सब रहे हैं, सब अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जमाना हो चुका है, बट नाउ इट्स मेंटल गेम। तो आप मेंटली कितने स्टेबल हो, ड्रग इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो ड्रग इंस्पेक्टर जैसी क्वालिटीज भी अपने अंदर डेवलप करो। क्लास बी का ऑफिसर आप बनने जा रहे हो, जाहिर सी बात है आप रेगुलेट कराने जाते हो, आपका एटीट्यूड, ठीक है, आपके बोलचाल भाषा, आपकी पर्सनालिटी, आपका नेतृत्व, आपके एक्शन लेने की एबिलिटी, सैंपल्स वगैरह कैसे कलेक्ट करते हैं, ये सब बेसिक जानकारी, कैसे इन्फोर्स कराते हैं, चीजों को लागू कराते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। ये सब, जब कोई फैसला ऐसा केस आता है जहां पर पॉलिटिकली चीजें इन्वॉल्व होती है, कोई बड़ी पार्टी को आपने हाथ लगा दिया, तब कैसे आप डील करोगे, इस पूरे ड्रग के केसेस को कैसे डील करने वाले हो, ये सब आपको धीरे 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 पढ़ाई के दौरान भी आप सीखोगे, इंटरव्यू में भी मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, और साथ साथ आपको बीच बीच में अपने ऊपर काम करते रहना, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपनी पर्सनालिटी को, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, मैं बता रहा हूं, सुनिए, एक एक करके बता रहा हूं, अभी बहुत सारी बातों पर डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। चलो, जो मैंने आपसे शेयर किया था, चाहे वो झारखंड वाले बैच के हों, चाहे अदर बैच के हों, यूपी वाले, या फिर जो अभी अपकमिंग आने वाले हैं, ये जो मैंने शेयर किया था, शायद आप लोगों से शेयर किया था मैंने, दिस इज द पैटर्न। आप यकीन मानो, आंख मूंद के इसको पैटर्न आप लेक्चरर में लगा लो, डीआई में लगा लो, यूपीएससी लगा लो, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम जो इंडिया में हो रहा है, आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू कि आप इससे क्वालिफाई हो जाओगे, आराम से सेलेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। इजली यू कुड बी इन द लिस्ट। हमेशा यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं उस पैटर्न को आपको। आपने क्यों स्टार्ट किया था, योर वाई शुड बी क्लियर, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन किसी लिए 2 साल 4 साल, याद रहे, बार बार मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में, एक ही 2 या 3 ड्रग इंस्पेक्टर का मामला मिलेगा, और यूपीएससी जैसे एग्जाम का तो आप देखोगे एक ही बार मौका मिलेगा, मुझे तो एक ही बार मौका मिला, उसके बाद मौका नहीं मिला, ठीक है। तो आपके पास एक ही 2 मौका मिलेगा यूपीएससी को लेकर, और खास करके अदर डीआई को लेकर 2-3 मौका मिलने वाला, उससे ज्यादा जिंदगी में नहीं है, तो आप इस मौके को गंवाना नहीं है आपको, ध्यान से, बहुत आराम से।
योर वाई शुड बी क्लियर। आपने ये तैयारी क्यों स्टार्ट की थी? क्या पैसे के लिए, क्या फाइनेंशियली अपने आप को अपग्रेड करने? रीजन कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। बिकॉज ये तैयारी किसी के लिए 1 साल 2 साल 5 साल, कोई कई दिन से सपने देख रहा है, कोई अभी कई एग्जाम्स में फेल हुआ है, किसी का कुछ नंबर से रुक रहा है, कोई फ्रस्ट्रेशन लेके बैठा हुआ, किसी के ऊपर प्रेशर है। इन सब के बीच आपको अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना है, ये मौका आपके पास दिया गया है। योर वाई शुड बी क्लियर, क्योंकि यही दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। रील लिखने से नहीं मोटिवेशन आता है, जिस वजह से आपने स्टार्ट किया तो उस वजह को याद कर लेना। जब आपका डाउन फेज लाइफ में है, विल बी द टॉप ऑन दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। जहां नौकरी करने जा रहे हो, किस लेवल की नौकरी है, क्या लेवल 7 की है, लेवल 8 की है, किस लेवल की है, क्या पे ग्रेड है, क्या सैलरी आने वाली है, क्या डी आने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है, क्या डिडक्शंस होते हैं, बेसिक जानकारी, क्या एग्जाम्स होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, प्रश्न पिछले साल के कितने हैं, वो सब सारी चीजें। अभी मार्केट में देखोगे तो कट जाएगा मटेरियल से एकदम। हमारी बुक ले लो, हमारे सब लोग अपना अपना ठेला लगा के बैठ जाएंगे, लेकिन बचना है आपको। आप एक जगह ले चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आपको उस पर विश्वास करके पढ़ना है, रिसोर्सेज का अंबार नहीं लगाना है। जो प्रोफाइल बहुत अच्छे से देखनी, बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जाम के बारे में, कितने का पेपर आता है, क्या जैसे आप देखोगे यूपीएससी में, यूपीएससी की हम बात करें, क्योंकि सारे एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो मैं जनरलाइज डिस्कशन कर रहा हूं आपसे, ताकि मल्टीपल एग्जाम में काम आए। ठीक है, यूपीएससी में आप देखोगे फार्मा नॉन फार्मा दोनों है। यूपीपीएससी जो लोग उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं, वहां पर आपको जो है फार्मा नॉन फार्मा में आपको जीएस पूरा दिखाई देगा और फार्मा पूरा पोर्शन दिखाई देगा। जेपीएससी जो झारखंड को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर आपको पूरा पूरा फार्मा दिखाई देगा। और बिहार का भी 2023 वाला आप देखोगे, फिर इधर 2026 में झारखंड वाला देखोगे, अलग अलग दिन पेपर होने वाला आपका। डॉक्टर साहब भी बैठ रहे हैं उसमें, तो आपका कॉम्पिटिशन अच्छे खासे लोगों से है। ठीक है, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, वहां फार्मा नॉन फार्मा, जैसे कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन और फार्मा, 2 पेपर आपके अलग अलग दिखाई देंगे, दो सेक्शन आपको अलग अलग दिखाई देगा। यूपीपीएससी के थ्रू जो आ रहे हैं, वहां पर जनरल स्टडीज का और फार्मा का पूरा दिखा दे। जेपीएससी में पूरा पूरा फार्मा है, और अदर एग्जाम्स में फार्मा नॉन फार्मा का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखो, जितने मैंने डीआई एग्जाम्स निकाले हैं, जितने फार्मासिस्ट के एग्जाम निकाले हैं, चाहे वो लेक्चरर के एग्जाम निकाले हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल नॉन फार्मा का रहा है। फार्मेसी वाले को प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग अलग हो गए, एसएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, आईएएस की तैयारी करने गए, तो उनका फार्मा बिल्कुल लुल्ल हो गया मामला। आपको नॉन फार्मा पे थोड़ी सी पकड़ अच्छी रखनी है। कम जोर दोगे तो हमेशा जिंदगी में चीज वो कमजोर ही रहेगी। कमजोर क्यों? क्योंकि आपने कम जोर दिया है। आपको जोर ज्यादा लगाने की जरूरत है, तब वो चीज ठीक होगी। तो नॉन फार्मा से आप भागो मत, नॉन फार्मा की कमांड करो, मैं कराऊंगा कमांड। बिना नॉन फार्मा किया फार्मासिस्ट नहीं बन सकते, बिना नॉन फार्मा किया आप लेक्चरर नहीं बन सकते, बिना नॉन फार्मा किया आप ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, अगर आपके नॉन फार्मा है तो। ठीक है, बाकी फार्मा तो मेन पोर्शन है ही, वो सारी चीजें। तो आपको नॉन फार्मा पे कमांड काफी अच्छे से करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बहुत जरूरी देखने हैं। किताब खरीदने मत बैठ जाना, आपको मैं प्रोवाइड भी कराऊंगा, और बहुत सारे इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज है। जो किताबें हमने देखी है पीवाई की, उसकी मार्केट में वही पड़ी हुई है, केवल क्वेश्चन आंसर दे दिया, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, हवाबाजी बस खाली। स्टडी कैसे पढ़ना है? स्टडी पढ़ने का तरीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें आपने क्यों चूज किया? क्योंकि हम आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आएगा, ये आएगा, उसमें कितना कितना बड़ा रिस्क होता है अगर नहीं आया तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी नहीं हुआ। और मुझे अपने ऊपर, मुझे पूरी टीम के ऊपर भरोसा है कि मैं करा ले जाऊंगा और सिलेक्शन दिला जाऊंगा। मैं रैंक 1 दिला सकता हूं, खुद भी सिलेक्ट हो सकता हूं, तो आपको आराम से सिलेक्ट करा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्टडी कैसे पढ़नी है? फॉलो हमेशा पैटर्न रखना है। जो भी कोर्स आपने लिया है, वीडियोस को देखना है, और थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स बनाने की आदत डालनी है। अगर नोट नहीं बना रहे हो आप ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। यही आज आपके 10-15 मिनट, आधे घंटे का एफर्ट लास्ट में आराम कर देगा आपके लिए। और एक बार नोट्स और एक बार प्रिपरेशन होगी, जिंदगी में जो एग्जाम दोगे सब बैक टू बैक निकलेगा। ठीक है, तो एक बार की पढ़ाई है। ओवर स्मार्टनेस अगर आप दिखाओगे, सीधे सीधे नोट्स पढ़ने बैठ जाओगे, तो आप ज्यादा इस कोर्स को नहीं यूटिलाइज कर पाओगे। वीडियोस देखो, बेस एक बार क्लियर करो, एक बार एटलीस्ट वीडियो देखो, फास्ट करके देखो, चाहे जैसे भी देखो, एक बार वीडियो देखना है आपको। वीडियोस को देखो, नोट्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, बाकी जो पीडीएफ है उसको स्क्रॉल करके बड़े स्क्रीन पे जैसे भी देखना है देख सकते हो आप। कोशिश करो कि उस टॉपिक टेस्ट लास्ट में मैं जो है कोशिश कराऊंगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में मैंने और अदर जगह जो एमसीक्यूज कराए, आपके भी सेक्शन में एमसीक्यूज कराए मैंने कई जगह, तो मैं पीछे जो है कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हो, चाहे कुछ क्वेश्चंस क्रिएटेड हो, वो लेके आऊंगा, ताकि हैंड टू हैंड वो प्रैक्टिस हो जाए। उसके साथ टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, और जब एक बार मैटर तैयार हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएंगे, फिर मॉक टेस्ट लगा के इस तरीके से एग्जाम देंगे। ये सब सारी चीजें, रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग क्यों? क्योंकि नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स को बाहर किया जा सके। अभी यूपी ट्रिपल एस में बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत पढ़े पढ़े लिखे बाहर हो गए,
ठीक है, जस्ट बिकॉज निगेटिव मार्किंग को उन्होंने हल्के में ले लिया और बहुत सारा अनदेखा तुक्का मार दिया। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट दिन एग्जाम, एग्जाम सेंटर पे टाइमली पहुंचना, क्या आपने खाना खाया है, कितना आपने प्रॉपर नींद लिया है, कितना मेंटली स्टेबल हो, एवरीथिंग मैटर इन योर सिलेक्शन। छोटी छोटी चीज, आप रोड पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहे हो, कहीं ठोक दिया तो भी लफड़ा हो गया, इतना चाप के खा लिया खाना आपने, पेट खराब होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा पेपर आपका। आपके सिलेक्शन में हर चीज याद रहे, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला ड्रग इंस्पेक्टर बनने का। यही सबसे बड़ा है मेरी लाइफ का, तो अब तक का सबसे बड़ा ये मौका है। ठीक है, तो मुझे सिलेक्शन कराना, मैं खुद इस एग्जाम को नहीं दूंगा क्योंकि मैं, उम्र मेरी निकल चुकी है, सो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। बट बहुत सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, बहुत सारे डीआई मैंने बनाए हैं, 100+ डीआई में बना चुका हूं, तो मैं ऑलरेडी जो है आपको इसमें हेल्प करने वाला हूं बहुत सारी। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मोटे मोटा जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर फोरेंसिक फार्मेसी और जूरिस्प्रूडेंस। आप उड़ीसा का ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम देख लो उठा के, जूरिस्प्रूडेंस भर भर के पूछा गया था, 25-30 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो पोस्ट है ना वो इन्फोर्समेंट का है। आप नीति नहीं बना रहे हो, आप पॉलिसीज नहीं बना रहे हो, आप पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, लागू करा रहे हो। यू आर एग्जीक्यूटिंग बॉडी। आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स भी एग्जीक्यूटिंग बॉडी ही होते हैं। तो रेगुलेटरी एजेंसीज के तौर पर उनकी अथॉरिटीज के अंदर आप जो है रेगुलेशन का काम कर रहे हो, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को मेनली आप फॉलो करवा रहे हो, सारे रूल्स रेगुलेशन करवा रहे हो। आप खुद इनडायरेक्ट एक्शन लोगे, आप जो भी एक्शन लोगे वो सारी चीजें न्यायपालिका के जो कानून हमारे सब उसके हिसाब से, आपको किसी को उठाना, आपको किसी को वारंट जारी करना, आप न्यायपालिका से वारंट लोगे। तो कई जगह आपको जो है कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं कई सारी जॉब के प्रोफाइल में। ठीक है, किसी बड़े आदमी को आप छोड़ोगे, वहां पॉलिटिकल दबाव भी आएगा आपके ऊपर, कई बार जान माल का भी खतरा होगा आपके ऊपर, कई बार चीजें होती हैं। जब आप एक्चुअली ग्राउंड में उतरोगे तो बहुत, इंडस्ट्री में कई बड़ी जगह आप टेस्टिंग कर, कई बड़े आदमी को हाथ लगा दिया तो हो सकता है कि आप ज्यादा कर दो, निपटा भी देगा वो। तो मैं डरवा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बहुत जिम्मेदारी से काम करना होता है। ठीक है, तो सोच समझ के, पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, हर चीज भी होगा, आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं कई जगह पर, जॉब प्रोफाइल में आपकी जैसी होती है। ठीक है, कई जगह आप सैम्पलिंग में इन्वॉल्व होगे, कई जगह लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर इन्वॉल्व होगे, तो अलग अलग जगह पर डीआई का अलग अलग नियुक्ति होती है। ठीक है, तो फोरेंसिक फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो है लॉज के बारे में, इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में आपके लिए, बिना सीडीएसयू के साइट आप देखे, बिना सीडीएसयू के साइट पढ़े, आप यहां से अलग अलग पूरे ऑप्शन को, डेली एक एक ऑप्शन को खोलना है और एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। ये पिछले आपको लगातार 1 महीने करना है इस सीडीएसयू साइट पे, एक एक पॉइंट निचोड़ डालना है, क्योंकि यही साइट आपको डीआई बनाएगी। उसके अलावा पीआरएस की साइट है, यहां से जितने भी एक्ट कानून अपडेट आ रहे हैं आप आराम से वहां से देख सकते हो। उसके अलावा पीआरएस की साइट तो है ही, उसके अलावा जो है आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की जो है इंपॉर्टेंट वेबसाइट जहां पर डेली सूचनाएं, जितने भी स्कीम्स वगैरह आती हैं, वहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो यहां से सारी चीजें कवर करनी है। और खुद से किताब से पढ़ना चाह रहे हो तो एनके जैन साहब की जूरिस्प्रूडेंस की किताब पढ़ सकते हो, सपोर्ट में ले सकते हो। मैं हमेशा जो पढ़ाता हूं प्राइमरी सोर्स से, किताब आपकी टर्सरी सोर्स है, मैं आपको प्राइमरी पढ़ाता हूं, जहां से ये खुद लिखते हैं वहीं से पढ़ाता हूं डायरेक्ट में। ठीक है, पीआरएस के साइट से डाउनलोड कर लिया या फिर सीधे एक्ट को डाउनलोड करके पढ़ाता हूं। आई ऑलवेज प्रेफर प्राइमरी सोर्स। फिर फार्मास्यूटिक्स में आप ऑल्टन पढ़ सकते हो या फिर पुरानी वाली रिमिंगटन, से पुरानी लैकमैन से, आज भी मेरे पास पुरानी लैकमैन पड़ी हुई, मुझसे पढ़ता हूं। बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए आप ब्रह्मांकर पढ़ सकते हो। ये सारी किताबें खरीदना नहीं है, पढ़ सकते हो। अगर आप संपन्न हो तो भाई लैकमैन पुरानी भी खरीद सकते हो, आप दिल्ली के आसपास रहते हो, आप फिर पटना के आसपास कहीं भी रहते हो आप। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्रोमेटोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो पुरानी वाली रिमिंगटन से पढ़ो। रिमिंगटन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिससे सेल्फ स्टडी आपको करना है। बाकी चटवाल साहब की किताब है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो एनालिसिस की। आशुतोष कार साहब की किताब है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। रिमिंगटन वन ऑफ द बेस्ट किताब, आप एनालिसिस हो, सूटिक्स हो, कोलोजी हो, बहुत सारी चीज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट किताब है फोएस, काफी मोटी है, फोएज है, एसएआर खास करके स्ट्रक्चर के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में काफी अच्छी किताब है। इंडियन राइटर में आप पढ़ना चाहते हो, वीके कपूर साहब की मेडिसिनल केमिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हो। फार्माकोग्नोसी में कोकाटे साहब की अगर आप कोग्नोसी पढ़ लेते हो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट बुक है सेल्फ स्टडी के लिए। हम लोग भी इन्हीं रिसोर्सेज को भी काफी हद तक हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, ट्रीज एंड डिवाइन्स वन ऑफ द बेस्ट बुक है, अगर आपके पास पड़ी हुई सॉफ्ट कॉपी तो इन सबको जो है आप पढ़िए। मेरी ये दोनों किताबें वन ऑफ द फेवरेट है। मैं ज्यादातर लिपिन स्कॉट को पढ़ता हूं क्योंकि डायग्रामेट्री की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लिपिन कॉट का मैकेनिज्म का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी केडीटी तो रामबाड़ है ही, बिना इसके कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई फार्मासिस्ट नहीं बन रहा है, कोई नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन रहा, सब पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ज्यादातर तो वन ऑफ द बेस्ट किताब है। इन्हीं दो रिसोर्सेज में से कोई एक चूज कर सकते हो। हैप के लिए रोशन विल्सन, अगर आपको फैक्चुअल पढ़ना है, फटाफट पढ़ना, रोशन विल्सन। बाकी टोटोरा वन ऑफ द बेस्ट है।
आपको बीडी चौरसिया इन सब के लिए बहुत हायर जाने की जरूरत नहीं है इन सब के लिए, ठीक है। उसके अलावा एससीपी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो है कई बार पूछ दिया जाता है, तो उसके कुछ रिसोर्सेज या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब याद रहे कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो प्राइमरी रिसोर्सेज पढ़ाऊंगा और इन्हीं स्टैंडर्ड किताबों से, तो आप खुद से पढ़ोगे कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है, आपके पास समय नहीं है, इसीलिए तो आपने मुझे चूज किया है। तो जो मैं कंटेंट दूंगा, जो मैं वीडियो दूंगा, वो मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे, वो अपने कैटेगरी में बेस्ट होंगे। आपको उनको आंख मूंद के फॉलो करना है, पहले उनको पढ़ना है, उसके बाद चाहे चुप जितना दिमाग लगाना लगाओ आप, उसके बाद दिमाग लगाना है। तो ये किताबें खरीदनी नहीं है। आप संपन्न हो तो आप कौन सी किताब खरीद सकते हो, जैसे आप रॉसन विल्सन खरीद सकते हो पुरानी में, ठीक है। लिपिन कॉट या केडी त्रिपाठी में से एक कोई आपके पास होनी चाहिए, केडीटी अगर है तो कोकाटे साहब की किताब होनी चाहिए आपके पास। आप रेमिंगटन अगर ले सकते हो पुराना वर्जन ले लो, लैकमैन ले लो, और फोरेंसिक फार्मेसी के लिए 4-5 किताब अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लाइफ लॉन्ग हमेशा जब तक आप जे सांस है फार्मेसी में हो तब तक ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले, बच्चे पीढ़ी सब जगह काम आने वाले हैं। तो ये रिसोर्सेज आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, ये सारे स्ट्रेटजी मैंने आपको डिस्कशन कर लिया, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। देखो यहाँ पर मैंने यूपीएससी का रिजल्ट इंक्लूड नहीं किया, वो स्लाइड मिस हो गई है। यूपीएससी जो अभी 2023 वाला हुआ है, ये जो कुंदन जी है जिनकी रैंक वन बात कर रहे हो, देखो इतने सारे सिलेक्शन, 50-55 पोस्ट थी और इतने सारे सिलेक्शन, मैंने इस पूरे बैच को अकेला पढ़ाया हुआ था। आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई टॉपर हमारे यहाँ खरीदा नहीं गया है ना, हमारे बच्चे से बहुत ईमानदार बच्चे हैं, कोई बिकता नहीं हमारे यहाँ, ठीक है। अभी जूनियर ड्रग एनालिस्ट का आया है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, वहां पर बच्चे बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, गुजरात में बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यूपीएससीडीआई में बहुत सारे, कम से कम 6-7 सिलेक्शन मैंने यूपीएससीडीआई 2023 वाले में दिए हुए हैं, तो बहुत सारे सिलेक्शन है हमारे, ठीक है। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टेलीग्राम को थोड़ा सा जो है फॉलो कर लो आप। ये जो फेसबुक पेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ आती रहती है। बाकी ट्यूटैक्सो अकेडमी को बाय हार्ट आपको जो है पढ़ना है। अब कुछ बातें हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, स्कोर स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, और कोर्स को कैसे अच्छे से यूज करना है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कोर्स को अच्छे से यूज करना है। सबसे पहले तो आपको फेथ करना, हमारे ऊपर भरोसा रखना है, जो आपने चूज कर लिया वो बेस्ट है, बेस्ट है, यकीन मानिए आप, बेस्ट है। हवाबाजी वाले टीचर नहीं है, रीलबाज टीचर नहीं है आप। फेथ, आप भरोसा करोगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही हम ग्रो करेंगे, हमारी आवाज उतनी बुलंद होगी, उतने सारे बच्चों तक हमारी बात पहुंचेगी। तो आपको यूट्यूब पर हर जगह सपोर्ट करना है। और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 14 जुलाई से जो है मैं वन शॉट लेक्चर वहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, तो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड होंगे, ट्यूटैक्सो अकेडमी पर आपको मिलने वाला है। तो ये ट्यूटैक्सो अकेडमी जो आपको यूट्यूब चैनल दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर 14 तारीख से आपको चीजें यूट्यूब पर भी लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी हमने किया, डीआई का वन शॉट भी चल रहा था, बीच में पॉज कर दिया था, बट 14 तारीख से रेगुलर हम लोग करने वाले, लेकिन ये अल्टरनेट डे पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मासिस्ट की भी कई सारी वैकेंसीज है। तो मंडे, फिर एक दिन छोड़ के, फिर वेडनेसडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, इस तरीके से। तो अल्टरनेट डेज पर, यानी हफ्ते में 3 बार यूट्यूब पे क्लासेज एक दिन छोड़ के यहाँ पर होने वाली, और बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको सपोर्ट करना है उसे, ठीक है। चलिए अब देखो ऐप के थोड़ा सा इंटरफेस को अगर आप देखोगे इस तरीके से, 3 जगह ऐप है हमारा, 3 जगह ऐप है, इंपॉर्टेंट है। एक तो एंड्रॉयड, और एक आईओएस, और एक आपका जो है पीसी या लैपटॉप। ये बताना बहुत जरूरी है, ये बताना इसलिए जरूरी है, अभी भागना नहीं है, अभी ये सब भी डिस्कशन करूंगा मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तजुर्बा ही है मेरा, और यही आपके काम आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर ऐप डायरेक्ट रन नहीं होता, तो यहां पर होता है वेब लॉगिन। तो जिन लोगों को चाहिए एक्सेस, आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे वेब लॉगिन के लिए 9519980214 पर, ठीक है, इस नंबर पर। और एक कोड यहां पर होगा, ओआरजी कोड, वो होगा RBZQT, ये ओआरजी कोड आपको लगाना है, ये सारी चीजें। iOS पे डायरेक्टली अभी अपलोड का काम चल रहा है, तो डायरेक्टली अभी iOS पे सर्च करोगे नहीं आएगा ट्यूटैक्सो अकेडमी, लेकिन बाद में आप वीडियो देखो, तब तक हो चुका हो अपग्रेड। अभी हमने एक ऐप है माई इंस्टीट्यूट के अंदर iOS में हमने अवेलेबल कराया हुआ ट्यूटैक्सो अकेडमी के, तो iOS पे भी अवेलेबल है, लेकिन इनडायरेक्टली अवेलेबल है। तो यहां पर आपको ओआरजी कोड डालना है RBZQT, ठीक है, माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके, ये iOS पे प्रोसेस हो गए। एंड्रॉइड पे डायरेक्टली ट्यूटैक्सो अकेडमी अवेलेबल है, या फिर tutexoacademy.com की साइट, यहां से सारी चीज एक्सेस करनी है, ये बहुत जरूरी है, 5 मिनट नहीं दोगे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है।
5 मिनट देना बहुत जरूरी है। ऐप में इंटरफेस कुछ यहाँ पर आपकी 3 लाइनिंग आती है। कभी भी कोई दिक्कत हो ऐप में तो आप यहाँ सेटिंग में जाकर लॉग आउट कर सकते हो, लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तो चीज हो जाएंगी। यहाँ प्रोफाइल वाला सेक्शन आता है, यहाँ पर चैट वाला सेक्शन आता है, स्टोर वाला सेक्शन आता है, होम वाला सेक्शन आता है, ये सब। तो जो आप कोर्स खरीदते हो वो आपको स्टोर ऑप्शन में सबसे ऊपर दिखेगा या होम पेज में दिखेगा, ठीक है, वहां से आप देख लो। चैट ऑप्शन में 2 चैट है, एक ग्रुप चैट है जहां पर आपको क्लास की सूचना जाती है, लिंक से आपको जुड़ना है, वहां पर जिस टाइमिंग है उसी के बीच लिंक पे जुड़ना, पहले जुड़ोगे तो नहीं खुलेगा, बाद में जुड़ोगे तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ग्रुप चैट जो है वहां पर क्लासेस की सूचना जाएगी, सारी चीजें, और आपके पास पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसी में एक संजय चौहान वाली चैट है, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो इनकेस अगर कॉल नहीं लगी तो या अपनी बात हुई तो, ठीक है। ये सब सारी चीजें, तो चैट को यहाँ से क्लासेस सूचना, कभी कभी ये क्लास जो है ना, ये क्लास आपको होम पेज पर भी दिखती है कि लाइव क्लास इस टॉपिक पर है, तो आप यहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हो, आपको जब क्लास होने वाली है तो दिखती है यहाँ पर, ठीक। चलो अब हम आते हैं कि अंदर कैसे एक्सेस करेंगे कंटेंट को। जब आप कोर्स को एक्सेस करोगे तो वहां पर ऊपर कोर्स आपको दिखेगा स्टोर ऑप्शन में, स्टार्ट लर्निंग करना है आपको। स्टार्ट लर्निंग के बाद जो ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, अटेंडेंस, इस तरीके की आती है। जो भी लाइव क्लासेस आएंगी वो सबसे ऊपर आ जाएंगी लेटेस्ट वाली, फिर पुरानी इस तरीके से। यहां से क्लासेस हटती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो यहां पर सीरियल का इशू हो सकता है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, इसलिए हम नहीं चाहेंगे। तो हम हर वीक में क्या करते हैं, सैटरडे संडे में क्लासेस को सीरियली कंटेंट मैनेज करते हैं। तो आपको तुरंत अगर लेटेस्ट पढ़ना तो आप लाइव क्लासेस सेक्शन से पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्लासेस सीरियली नहीं होती। कोई भी ऐप का लाइव सेक्शन हो चाहे डाउनलोड फोल्डर, यहाँ सीरियली चीजें नहीं होती, इसीलिए आपका समय बचाने के लिए हम कंटेंट मैनेज करते हैं। तो एक तरफ से प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी होंगे, रिकॉर्डेड कंटेंट भी हो सकते हैं, और लाइव वाला भी रिकॉर्डेड में, तो यहाँ पर सब आएगा सीरियली। आपको ये नहीं देखना है कि लेक्चर 1 कब आया, 2 कब आया, 3 का, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हो तो सीधे फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सीरियल लेक्चर पढ़ो। कौन सी पढ़ रहे हो, सीरियली पढ़ते रहो, ये सारे लेक्चर्स यहीं आएंगे। तो आप सब्जेक्ट वाइज 1 से 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पकड़ो, उनके वीडियोस देखो, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, फिर उसके बाद थोड़े से प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस के, फिर उस तरीके से नेक्स्ट सब्जेक्ट इस तरीके से करते रहो। तो कंटेंट में जाके बैच के बारे में, फिर स्ट्रेटजीज के बारे में, और टॉपर्स के डिस्कशन क्या है, इंटरव्यू से रिलेटेड क्या चीजें हैं, बीवाईक्यूज क्या, थोड़ा बहुत देख लो। पीवाईक्यूज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, हमेशा कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो किताब खरीदने का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना ही पीवाईक्यूज रटने से कुछ होने वाला है कि हमें आंसर और हर चीज मिल जाती नहीं। केवल क्वेश्चन को देखो, आप ट्रेंड को देखो, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना डेप्थ तक पूछ रहा है, हमें कितना पढ़ाने की जरूरत है, आपको कितना पढ़ने की जरूरत है, ये सब जरूरी है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस तरीके से। तो आपको सीरियली हमेशा कंटेंट से पढ़ाई करनी है, आपको ये नहीं देखना कौन सा कंटेंट कहां, उलझना नहीं है इन सब में। मटेरियल हमेशा बाद में आएगा, 1 हफ्ते बाद आएगा या वीकेंड्स के अंदर आएगा। तो परेशान होने, सर ये पीडीएफ नहीं अपलोड हुई, सर वो नहीं हुआ, वो नहीं, सब चक्कर में नहीं पड़ना है। टीचर अपना काम करता रहेगा, आपको अपना काम करना है। वीडियोस आपने देख लिया, नोट्स बना लिया, काम खत्म होगा पीडीएफ का, लेकिन हम देंगे आपको पीडीएफ, ठीक है, परेशान मत हो। हमारा तरीका सिलेक्शन का थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डीआई में ये स्ट्रेटजी काम करती है, और 100 प्लस डीआई से बन चुकी थी स्ट्रेटजी से। तो इस तरीके से आपको पूरा ओवरऑल यूज करना है। अब जो है, अब थोड़ा सा आपको पर्सनालिटी पे आपको काम करना है। पर्सनालिटी पे एटीट्यूड का मतलब अकड़ नहीं कि किसी को भी धर के सुना दिया, धर के उसको रगड़ दे, भैया हम तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने वाले, कुछ नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, ठीक है। आजकल सब कानून के दायरे में है, आप कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। यू आर नॉट गॉड, आप भगवान नहीं होने जा रहे, मैं भगवान हूं। तो आप एक व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति विशेष है, और उससे एक पद जुड़ रहा है, तो आपको पद की गरिमा बनाए रखनी है, ठीक है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स बहुत पढ़ाया जाता है, और कितना व्यवहारिक जीवन में एथिक्स कितना फॉलो हो रहा है आपने देखा होगा, आईएएस अधिकारियों का सबका देख रहे हो, कोई ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फर्जी बना के बैठा हुआ, कोई क्या बना के बैठा हुआ, सब जगह धांधली बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन आपको ईमानदारी से काम करना है, जितना ईमानदारी से काम करोगे, जितना अच्छे तरीके से काम करोगे, समाज भी आपको जानेगा, इज्जत देगा, और आप सुकून की जिंदगी जियोगे, टेंशन भरी जिंदगी जियोगे, ठीक है। पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑनेस्ट होना, इंटीग्रिटी होना, जो भी काम दिए जा रहे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छे से करो, आप अपना मान के करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज मान के करो, अपने आप को अपग्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कैपेबिलिटी डालो, चीजों को, डिसीजन को फास्ट डिसीजन एबिलिटी लो, सही डिसीजन लेने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करो, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर आप डेवलप करो, नेतृत्व करने की क्षमता, क्योंकि आपके नीचे जूनियर होंगे, आपके ऊपर बॉस होंगे, आपको जब रेगुलेट करने के लिए दिया जाएगा चीजें, तो आपको खुद वो करना पड़ेगा, आपको खुद फैसले लेने पड़ेंगे, आपको खुद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, और नियम के हिसाब से। अब आजकल तो आईपीसी सीआरपीसी नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इंडियन पिनल कोड, जैसे मान लो किसी ने मर्डर किया तो धारा 302 लग जाती थी आईपीसी के तहत, फिर कैसे उसको बेल मिलेगी, कैसे सजा सुनाई जाएगी, कैसे ट्रायल होगा, कैसे सबूत इकट्ठा होगा, वो सीआरपीसी के तहत था।
अभी आईपीसी की जगह जो है आपका आ गया है कौन सी, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, बीएनएसएस आ गया है। ठीक है, अब इसके तहत क्योंकि चीजें अपडेट हो गई हैं, ठीक है, सब चीजें, ये 1808 का था, 1970-72 का था, अभी 2023 में सब आ चुका है। तो आप एज ए डीआई आप क्या करोगे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इन्फोर्स कराओगे, सैंपल ले सकते हो, सैंपल सीज कर सकते हो, उसको बेल होना है कैसे, उसको जेल कैसे होना है, सैंपल कैसे सीज होना, वो सब बीएनएसएस के तहत जो है पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। वारंट जारी होगा तो वो कोर्ट से आपको वारंट इशू कराना होगा, तब आप किसी को छेड़ सकते हो, हाथ लगा सकते हो। तो थोड़ा बहुत ये भी बेसिक जानकारी को होना चाहिए, सैंपलिंग वगैरह कैसे करनी, सारी चीजें। ठीक है, पर्सनालिटी में कुछ चीजें मैंने बताई कि फास्ट टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी मैंने बता ही दिया, आपके अंदर डेवलप वो सारी चीजें होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एक एटीट्यूड इस तरीके का होना चाहिए कि आप एक इंस्पेक्टर हो और यू आर नॉट गॉड, तो इसलिए आपको समाज में सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी, किसी फालतू के मुद्दे पे बेमतलब की बकवासबाजी नहीं। संवेदनशील जो है वो संवेदनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने सेंसिटिव हो समाज के प्रति। ड्रग इंस्पेक्टर एक पद है, उसकी तो गरिमा आपको बना के रखनी है, लेकिन आप साथ साथ एक व्यक्ति विशेष भी हो, जैसे आपके माँ बाप, आपके बहन, आपके वाइफ, आपके सब, आपकी दुनिया समाज सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको एक संवेदनशील इंसान भी बनना है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, क्योंकि डीआई का ज्यादातर इंटरव्यू तो वहां नॉलेज को टेस्ट कर लिया उन्होंने, हालांकि रियल इंटरव्यू जब देखोगे ना तो उसमें बहुत सारा नॉलेज आपसे चेक किया जाएगा, अपडेट के बारे में, कितना रेगुलेटरी एजेंसी के बारे में आप जानते हो, और कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप जिले के ड्रग इंस्पेक्टर, आप यहाँ पर ये है, आपने इनको ऐसे किया, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने होंगे, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अपडेट्स के बारे में अपडेट होना होगा, और आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होने वाला है। आप अगर सीनियर मोस्ट पोस्ट पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप क्यों ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप क्यों आना चाहते हैं, आपको क्यों बनाया जाए, आप फ्रेशर है तो आपके लिए अलग चैलेंजेस होंगे, इन सबको सारी चीजें। जो लोग भाई जॉब में हैं उनको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम पे काम करना पड़ेगा, टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। भाई जो लोग खाली हैं, जो केवल प्रिपरेशन फोकस करें, उनको ज्यादा पढ़ना, आपको सारी चीजें ध्यान देना। ठीक है, ये सब सारी चीजें। स्कोर कैसे इंप्रूव हो, स्कोर कैसे इंप्रूव हो, वो तभी इंप्रूव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लोगे। अटेम्प्ट, सब तजुर्बा शेयर कर रहा हूं, सब एक्सक्लूसिव है, कहीं नहीं मिलने वाला है, कोई चैट जीपीटी फीबीटी कुछ नहीं बताएगा, वो सब इधर पे जिया हूं वही सब बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट, और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट के लिए नियर अबाउट 100% सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा। ना मैं 100% आपको पढ़ा पाऊंगा, ना आप पढ़ पाओगे, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। जो बात कर रहे हो सब हवाबाजी कर रहे हैं, 100% कभी नहीं होता, लेकिन नियर अबाउट 80% से ज्यादा सिलेबस आपका होगा तो भी आप आराम से डीआई में हो जाओगे, लेकिन आप कोशिश करो नियर अबाउट हो जाए। उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है ज्यादा पहले, जो ज्यादा ज्यादा वेटेज होता है उनका, छोड़ना कुछ भी नहीं, पढ़ना सब है, लेकिन उनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जब सबसे पहला आपको क्या करना है, अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा लेना है। निगेटिव मार्किंग है तो जो 100% श्योर वो 50% पे 1/3 पे भी रिस्क ले सकते हो, जो नहीं आता उसको नहीं रिस्क लेना है, और जो नहीं आता है उसी को तो आने वाले रेंज में ले आना, उसी के लिए तो आपको पढ़ना है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे आप, जितना ज्यादा सिलेबस पूरा करोगे आप, उतना ज्यादा अटेम्प्ट ले पाओगे। दूसरी बात, कभी कभी हम लोग अपने टैलेंट से जीतते हैं जंग, कभी कभी हम सामने वाले की बेवकूफी से जंग जीतते हैं। सामने वाला आपकी सीट को कैसे मार लेगा, आपने गलती कर दी, सामने वाले ने कम गलती करी, आप अपनी सीट खो दोगे। तो आपको दूसरी चीज गलती नहीं करनी है, गलती कम से कम करनी है। कोई ऐसा नहीं जो गलती नहीं करेगा, मैंने भी अपनी जिंदगी बहुत गलती की, आज भी गलतियां होती है, गलती नहीं खत्म कर सकते, मिनिमाइज करना है। आप बच्चे नहीं रहे आप लोग, तो गलती को कम से कम करना। जब गलती कम करोगे तो निगेटिव मार्किंग ज्यादा हो कम हो जाएगी, उसके बाद जो है स्कोर इंप्रूव। तो अगर कोई 90 करके 20-30 गलत कर दे तो उसका स्कोर नहीं आने वाला है, कोई बच्चा जो है 70 करके ही सिलेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन पे। रिवीजन फोकस करोगे तो ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन हर हाल में आपको करना है, इससे कंफ्यूजन कम होगा, गलतियां कम होगी, तो ऑटोमेटिक स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जितने अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उन सबको ट्रेंड एनालिसिस करना है, और पीवाईक्यू उसका ट्रेंड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 50 टॉपिक्स और टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेना, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बहुत अच्छे से। वो सब में मैं काम कराने वाला हूं, तो इस पे भी काफी काम करना आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो ये कर लेंगे हम लोग। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 टेस्ट दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, 600 दे रहे हैं, अलग से टेस्ट दे रहे हैं, सब हवाबाजी, कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं आप 5 टेस्ट भी लगा के सेलेक्ट हो सकते हो, बिना टेस्ट लगाए भी आप आराम से बन सकते हो डीआई। ठीक है, टेस्ट कोई क्राइटेरिया नहीं होता, टेस्ट हमेशा होता है सिमुलेट करने के लिए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए। अगर पेपर मेरा दिन में 12 बजे हो रहा है
भाई मैं 1:30 2 बजे रात को जग रहा तो मैं धीरे धीरे एक एक दिन कम करूंगा, फिर 12 बजे, फिर 11 बजे, फिर प्रॉपरली नींद लूंगा। तो जैसे जैसे एग्जाम है अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, और जिस टाइम पेपर होता है उसको एक्टिव रहना, उसी टाइम ज्यादा टेस्ट लगाना आपको, ताकि आपका दिमाग उस टाइम जो है सिमुलेट हो जाए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है आपको बीच बीच में, ठीक है। और एक टेस्ट में जो गलती हुई है उसको सही करना है। जो भी टेस्ट, ट्रायल, ओएमआर पोएमआर जो भी भरना, भर भर के सब देख लो। लास्ट में कुछ नहीं कर रहा है। 2009 का सीपीएमटी एग्जाम में मैं बाहर हो चुका हूं अपने बेवकूफी से, वरना डॉक्टर होता आज मैं, ठीक है। अपने बेवकूफी से बाहर हो गया हूं, ठीक है। तो वो सब चीजें नहीं करना। जो भी ट्रायल करना है आपको पहले करना, वो टेस्ट सीरीज में करना है, प्रैक्टिस करते वक्त करना है, जैसे भी करना हो सब कर लेना आप, ठीक है। ये सब तो जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारो और नेक्स्ट में इंप्लीमेंट करो, फिर अगले को दो टेस्ट को, अगले को दो, इस तरीके से। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लो, लिख लो, कहीं से भी, चाहे मैराथन लगा रहा, हमारे यूट्यूब पे मैराथन चल रहा है उसमें से निकालो अगर पॉइंट नेक्स्ट है तो। अपने नोट्स को एनरिच करना है और ये सारी चीजें करनी है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना है। ये कुछ करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, 100% होगा, ठीक है। ये एग्जाम प्रेशर, एग्जाम प्रेशर मुझे कहते हो कोई गुरेज नहीं है, मैंने अपने पढ़ाए हुए बच्चे से सीखा है। सचिन का एग्जांपल मैं हर बैच में देता हूं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, अभी यूपीएससी का एग्जाम उसका बहुत जल्दी जो है सामने आने वाला मामला। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ग्लोबल यूनिवर्सिटी सहारनपुर का 2018 का, जिससे मैंने ये सीखा कि एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, और उसको इंप्लीमेंट मैंने पहली बार किया था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 के एग्जाम, और बहुत अच्छा हुआ था। उस बच्चे ने मुझे बताया सर ऑफलाइन में क्या करना, हालांकि मैं अपने तरीके से डील कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर भी एक बेचैनी एक थी, वो बचपना कि यार पेपर देखते ही घबराहट होना, फिर लाजमी वो सब सारी चीजें। लेकिन फिर बच्चे ने बताया कि सर पहले पेपर को खोल के देखो, आपकी घबराहट या तो दूर हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। पहले पेपर को अच्छे से देखो, फिर उस सेक्शन से स्टार्ट करो जो आपका मजबूत है, तो उस सेक्शन से करोगे तो सब माइंड गेम है, माइंड। और फिर मैंने वही किया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मैंने अप्लाई किया, आज भी मैं अप्लाई करता हूँ उस नियम को, और बहुत फॉलो होता है। तो अगर ऑफलाइन पेपर होता पहले पेपर में सर सिंहास देख लेगा तो 2 सिग्नल जाएगा, या तो मेरा होगा या तो नहीं होगा। अगर होने वाला तो मैं ज्यादा उछल कूद नहीं मचाता हूँ, अपने आप को रोकता हूं, वरना उछल कूद में गलती हो जाएगी। नहीं आता तो परेशान नहीं होता हूं, क्योंकि जैसे जैसे आपका दिमाग शांत होगा वैसे वैसे नहीं आता हुआ क्वेश्चन भी लगेगा। स्ट्रॉन्ग से अपने जो है कोशिश स्टार्ट करनी है। ऑनलाइन में तो सेगमेंट वाइज होता है, सब बाउंडेड चीजें होती है जैसे एम्स वगैरह में आप देखोगे, लेकिन ऑफलाइन पेपर में आपके पास ऑप्शन होता है। ओएमआर बहुत बड़ी गलती मैंने 2009 में की थी सीपीएमटी में, वो गलती आपको नहीं करना है। एक साथ ओएमआर नहीं भरना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर गड़बड़ हुआ तो सब गोला गड़बड़ हो जाएगा। और एक साथ बेवकूफी नहीं करनी कि मैं 100-150 गोला भर दूंगा, यूपीएससी में 150 गोले भरने होते हैं, नहीं कर पाओगे आप। तो समय प्रॉपरली सेट वाइज गोला भरो, ये सब सारी चीजें। ओएमआर में अभी SSC फार्मासिस्ट का ओएमआर गलत करके लोग आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत दिया, किसी ने डबल गोला कर दिया, किसी ने कोचा काची कर दिया, उसमें किसी ने इरेज कर दिया। ये सब चीजें नहीं करनी है, बच नहीं रहे आप, ठीक है। तो प्रेशर को थोड़ा सा डील करना है अपने आप को अच्छे से, सारी चीजें, ठीक है। ये सब प्रेशर कैसे डील करना है, कैसे स्कोर इंप्रूव करना है, कैसे इंटरव्यू, कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, कैसे कोर्स को एक्सेस करना है, कैसे मटेरियल को स्टार्ट कैसे करना है, ये सब बातें मैं कर चुका हूं, ठीक है। टुडे एक्सो अकेडमी यूट्यूब पे हम लोग 14 तारीख से मंगलवार से आपको मिलने वाले हैं, यहां पर मैं सूचना दूंगा। स्टे कनेक्टेड, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको शेयर करना, ठीक है। स्टैंडर्ड क्लासेस होती है, बहुत बढ़िया क्लासेस होती हैं। बाकी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया, बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, इन सब के बारे में सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहिए। ये रिसोर्सेज और ये वाली स्ट्रेटजी आपको, दिस स्ट्रेटजी यू नीड टू फॉलो। उछल कूद नहीं मचानी है, इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करनी है। यूपीपीएससी के थ्रू जो आया था उसका देखो सिलेबस पैटर्न ये है, जेपीएससी का उन्होंने दे ही दिया है, यूपीएससी का आपको पता ही है हर चीज का, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलो नाउ योर टर्न टू आस्क द क्वेश्चंस, आप पूछो। बहुत सारे मुद्दों पे मैंने बात किया। चलिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर यूपी का फॉर्म कब रीओपन होगा। देखिए रवि जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रीओपन ना करें ये लोग, अब ये आयोग का मामला है, शायद इसको इसी तरीके जाने देंगे। लेकिन माननीय आयोग का जो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप आराम जा सकते हैं, एक्सपीरियंस इज नो मोर मैंडेटरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दोबारा से वैकेंसी 2027 में एडवर्टाइज करें, या फिर रीओपन भी कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं काम कर सकती, हमारे अंडर में नहीं है, ये आयोग का काम है। माने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। तो अगर नहीं ओपन होगा तो आपको बिना एक्सपीरियंस के भी मिल जाएगा मौका, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर तैयारी करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चैट जीपीटी जेमिनी का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज करिए आप। देखो मैं बार बार आपको बोल दूं, एआई का, एआई प्रॉब्लम नहीं है, एआई इज ऑल अबाउट डेटा। मैं भी डेटा ठूस रहा हूं, कोई अगला भी बंदा भी इंटरनेट पर, तो कोई कुछ भी उठपटांग डेटा ठूस रहा है। तो एआई को आप यूज करो, लेकिन सतर्कता से आप यूज करो। खाली एआई से पढ़ाई करने लगोगे तो मरोगे सबके सब,
नहीं करना है आपको। एआई का लिमिटेड यूज करना है, जहां पर कुछ नहीं मिल रहा है अपने आप को एनरिच करने के लिए, और जो भी एआई से कंटेंट आ रहा है उसको आप एक बार क्रॉस चेक करोगे, तब जाके आप उस कंटेंट पे भरोसा करोगे। ठीक है, टोटली एआई पे डिपेंडेंट नहीं होना, वरना लंका लग जाएगी, मैं बता रहा हूं। हाँ, एआई को हम लोग असिस्टेंट के तौर पर, सपोर्टिव मेजर्स के तौर पर यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें इससे सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंद्रेश जी, पीएसयूज बहुत सारे गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉयज हैं तो रिलैक्सेशन मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉयज को यूपीएससी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, पीएसयूज में आपकी नियुक्ति कॉन्ट्रेक्चुअल है, आप गवर्नमेंट इंप्लॉय क्या है, जहां तक मेरी जानकारी गवर्नमेंट ही है सारा मामला। ठीक है, और एक और गलती आप लोग करते हो एनओसी का, जब भी फॉर्म भरो तो आप अपने किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, कहीं से भी हो, वहां से भैया एनओसी ले लो, उन्हें बता दो कि हम यहाँ यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें इसके लिए गो एंड टेक द एनओसी। बाद में फिर एनओसी आपको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त मित्र जो है यूपीपीएससी इलेक्शन में सिलेक्ट हुए और वहां पर दिक्कत है, उनको एनओसी नहीं दे रहे हैं, उनको अल्टीमेटली रिजिग्नेशन देना पड़ गया। देना तो है रिजिग्नेशन, अगले जॉब में जाना है, लेकिन एनओसी आपको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इंप्लॉयर आपको पहले से बता के रखना पड़ेगा कि हम फॉर्म भर रहे हैं, तो एनओसी वाला पंगा ना हो आपके विभाग को। अरे नॉलेज बेसिक्स अपने चेक कर लेंगे यार, बेसिक नॉलेज तो है ही हमारे पास, एकदम से खाली मैदान नहीं होगा ना। चलिए चलिए, और कुछ है? यूपीडीआई यूपीएससीडीआई मल्टीपल जिन्होंने ले रखा है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबसे आपका फोकस वाला एग्जाम कौन है, उसको फोकस में रखना है। और दोनों एग्जाम्स में या तीनों एग्जाम्स में कॉमन सिलेबस क्या है, पहले कॉमन सिलेबस पढ़ो, जब तक किसी का डेट नहीं, जैसे यूपीपीएससी का 16 दिसंबर को है, उसका डेट आ चुका है, यूपीएससी का भी कुछ अता पता नहीं है, झारखंड का भी जल्दी हो जाएगा, कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो कॉमन सिलेबस पहले पढ़ो, फिर उसके बाद जो एग्जाम आने वाला होगा उसका स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ने लगना। ठीक है, पहले कॉमन सिलेबस से स्टार्ट करो आप, जो दोनों में कॉमन है, प्रिंट आउट लो सिलेबस का और कॉमन सिलेबस पढ़ो आप। देखो, अर्जुना बैच जो है वो हमारा सभी डीआई के लिए, तो आपको अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीपीएससी बैच में हो, आप झारखंड में हो, यूपीएससी का करना, तो भैया फिर अलग सेपरेट सेपरेट बैच के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अलग है, यूपीपीएससी का अलग है, झारखंड का अलग है। लेकिन अर्जुना में अगर आप हो तो वहां पर थोड़ी सी राहत है आपको, वहां पर मास्टर सिलेबस डाला गया है। चलो, नाउ इट्स टाइम फॉर द डाउट सेशन, आप पूछ लीजिए प्लीज। सर, यूपीडीआई और यूपीसीडीआई के लिए बैच, देखो दोनों के लिए अगर जाना है तब तो आपको अर्जुना बैच के साथ जाना चाहिए। ठीक है, वरना जो फोकस है उस बैच को लो। अगर यूपीएससी के लिए जाना है तो प्रतिज्ञा बैच, बाकी यूपीपीएससी के लिए तो उड़ान बैच चल ही रहा है सारी चीजें। चलिए, कोल इंडिया का सब्सिडरी है, सेंट्रल स्कूल में हूँ, परमानेंट पोस्ट है, कम्स अंडर गवर्नमेंट, बिल्कुल फिर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे कोल इंडिया लिमिटेड, वो जो झारखंड के आसपास है, कहाँ है वो सारी, उसके कई लोग जो है बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर चुने गए हैं, जैसे अमरेंद्र जी वहीं के चुने हुए हैं, और एक दो लड़कियां और हैं वहां पर, वो लोग सीआईएल के ही इंप्लॉइज थे। रोशन कह रहे हैं सर पेपर 2 के लिए स्ट्रेटजी, पेपर 2 का सिंपल यही स्ट्रेटजी, दीज स्ट्रेटजीज विल बी फॉलोड। ठीक है, जीएस के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ाऊंगा, जैसे जो जनरल स्टडीज होंगे उसको मैं एनसीईआरटी से और स्टैंडर्ड किताब उस पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। रिकॉर्डेड लाइव, कौन पुराना है कौन नया है वो सब पे मत जाओ, कौन पहली क्लास कौन दूसरी, उससे कुछ मतलब नहीं है। आप सब्जेक्ट वाइज सीरियली वीडियो लेक्चर्स को पढ़ो, आप सिलेबस कंप्लीशन पे टारगेट रखो, खाना पूर्ति नहीं करना, अच्छे मटेरियल से सिलेबस पूरा करना और टाइमली करना है। ठीक है, चलो सिंपल है, मैंने बार बार आपको एग्जांपल दिया है, ये एक फ्रीक्वेंसी होती है, कोई बच्चा यहाँ ए लेवल पे हो सकता है, कोई बी पे हो सकता है, कोई सी, कोई डी। भाई जो पास है, कई साल तैयारी कर रहा है, तो उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, जो यहाँ है उसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, आप पीछे हैं। जिस दिन ये मैच होगा उस दिन आप सेलेक्ट हो जाओगे, जो रिक्वायरमेंट है उसको मैच करना है, इसका मतलब डेली आपको पढ़ाई करना और अपने आप को अपग्रेड करना है, दिस इज द वे, डेली आपको अपग्रेड करना है। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम डाउट आई हैव क्लियर्ड, आज पूरा हो गया, कल आपको क्लास मिलने वाली प्रॉपरली, आपकी क्लास रिज्यूम हो जाएगी, एंड वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून ऑन टूडेक्सो अकेडमी यूट्यूब आल्सो, और यहाँ पर भी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट्स कैसे बनाए, सिंपल, देखो जो भी वीडियोस हैं उनमें बोला गया ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, तो उन पॉइंट्स को पॉइंटर नोट्स बना लो आप अपने तरीके से, एरो वाइज बना लो, चार्ट वाइज बना लो, जैसे भी। ठीक है, आपके ऊपर है।
नोट बनाना एक इंपॉर्टेंट कला है जो आपको लास्ट में आसान कर देगी। उलझना नहीं है, लाइन बाय लाइन छापना नहीं पीपीटी को। जो इंपॉर्टेंट नोट्स उन्हीं का बनता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमें याद नहीं होते हैं। जो याद होते हैं उनका क्या नोट्स बनाना जो किसी पिटे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल से सभी लोग जुड़ेंगे, आज बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। इतनी संख्या मुझे नहीं चाहिए, कई 100 में बच्चे एडमिशन अलग अलग बैचेज में, मुझे इतनी संख्या नहीं चाहिए, मुझे और भी संख्या चाहिए। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जॉब वाले हैं, इस टाइम नहीं फ्री होते, बट यू नीड टू बी फ्री। आपको जिंदगी बनानी है, आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इंद्रेश जी अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगी, मेरा एक क्लास है अभी। ठीक है, अरेंज कर देंगे। और रोशन करें सर थोड़ा सा, हाँ मटेरियल को लेकर अरेंजमेंट को है, वीकेंड्स में हम धीरे धीरे अरेंज करेंगे। क्लासेस रिज्यूम हो गई है तो हम अरेंज करके प्रॉपर्ली आपको सूचना देंगे। कंटेंट से आप पढ़ते रहो तब तक। ठीक है, सारे जल्द होगा रोशन।